हाय एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए, हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज़ में हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके थे गुलाम वंश तक। जो मुस्लिम अटैक लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, राजपूत काल कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें राजपूत काल में मेन 4 वंश थे। प्रतिहार थे, जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष जीता था। परमार थे, और फिर इधर से चौहान वंश, और चालुक सोलंकी चालुक। ओके, तो इसमें से चौहान वंश, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान थे, उन्होंने तराइन का पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने तराइन का फर्स्ट युद्ध में वर्सेस गौरी हुआ। तो जो मोहम्मद गौरी तुर्की का था, वो आया था अटैक करने। तो उसमें मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरह से पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था तराइन के फर्स्ट बैटल में। 1191 AD में हुआ था। उसके बाद जब पृथ्वीराज ने अपने दोस्त जो थे ना जयचंद, तो उनकी बेटी संयोगिता से मतलब विवाह कर लिया था। तो वो उनको पसंद नहीं था, तो जयचंद ने इनको धोखा दे दिया। इसी कारण से तराइन के द्वितीय युद्ध में न गौरी जीत जाता है, क्योंकि उसके जितने भी खुफिया चीज़ की जानकारी था वो जयचंद बता देता है। पृथ्वीराज के खुफिया जानकारी गौरी को देता, तो पृथ्वीराज चौहान को गौरी मार देता है तराइन के द्वितीय युद्ध में। 1101 साल बाद 92 में होता है। इसके बाद फिर जब गौरी हो जाता है, तो गौरी फिर दिल्ली पे राज करने लगता है। इंडिया है तो यहाँ से रह के गौरी यहाँ पे राज करने लगता है। तो इसके बाद इसके 3 गुलाम होते हैं। ठीक है, 3 गुलाम होते हैं। तो 3 गुलाम में यलदोज फर्स्ट रहता है, कुवाचा और ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसमें से ऐबक गुलाम रहता है, वो अगला शासक बन जाता है, और यलदोज और कुवाचा मतलब वो सिर्फ सेनापति रह जाते हैं। तो ऐबक नेक्स्ट, क्योंकि ये गौरी का गुलाम रहता है, इसीलिए गुलाम वंश कहलाता। तो ऐबक गुलाम वंश की संस्थापना किसने किया? तो ऐबक ने किया। ठीक है, इसके बाद इसका गुलाम बनेगा इल्तुतमिश, वो नेक्स्ट शासक। ये भी इल्तुतमिश क्या करता है, ऐबक के बेटी से विवाह कर लेता, तो नेक्स्ट शासक ये बन जाता। तो ये इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम बोला जाता है, उनको गुलामों का गुलाम। तो ये गुलाम वंश का सेकंड शासक रहता है। इसी के टाइम में कुतुब मीनार जो है ना, वो कंप्लीट हो जाता है। ऐबक ने कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट करवाया था, तो इल्तुतमिश कुतुब मीनार कंप्लीट करवाया था। फिर इसकी बेटी नेक्स्ट रजिया बनती है। बीच में उसका बेटा 1 साल बनता है, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रजिया बनती है, तो रजिया को जो इल्तुतमिश ने चालीसा दल का स्थापना किया, तो वो ही मतलब चालीसा दल ने ही रजिया लड़की थी, इसीलिए उसको शासिका के रूप में नहीं अपनाया। और रजिया जब दिल्ली से वापस आ रही थी अल्तुनिया से विवाह करके, तो दोनों को वहीं पे मरवा देता है डाकुओं को द्वारा। ओके, तो रजिया ज़्यादा दिन शासन नहीं कर पाती, 3 से 4 साल नहीं कर पाती है। मतलब 1740 में, हाँ 1240 कहाँ गया, 1240 में रजिया मतलब मर जाती। तो उसके बाद इस चालीसा दल ने मरवाया था। तो चालीसा दल से ही एक नया निकल के आता है, एक बलवंत नाम का, इसमें से एक दल वाला। तो बलवंत ही इसका नेक्स्ट शासक बन जाता है। ठीक है, मेन इम्पॉर्टेंट उसके रजिया के बाद बारहमशाह बनते, तो वो सब छोटे छोटे राजा रहते हैं। उसको हटा के बलवंत मतलब एक बहुत बड़े रूप से उभरता है। वो 1246 में बनता है, और 1287 तक रहता है। यानी 6 साल बीच में, मतलब 3-4 राजाएँ और बदलते हैं रजिया के बाद। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, हम लोगों ने पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो बलवंत रहता है रजिया के बाद बारहमशाह, अलाउद्दीन मसूद, रशीदुद्दीन शाह, बलवंत बनता है। बलवंत को लखा बनते, ये बहुत ही ये बनता है। इसको
उल्लुक खान भी बोलते हैं, इसको उपाधि मिला था। फिर रक्त और लौह की निकी अपनाता है। इस ये क्या है ना, ईरान से आया था, तो इसीलिए इसने ईरानी पद्धति से नवरोज़ त्यौहार, सजदा करना, अपने आप को मतलब राजा बोला था कि बलवंत ही बोला था कि राजा ईश्वर के प्रतिनिधि, तो इसीलिए सजदा करना, पैबोस, ये सब पद्धति उसने स्टार्ट किया। ठीक है, और इसने चालीसा दल से निकला था, तो जानता था कि राजा का सबसे बड़ा बाधा होता है चालीसा दल, तो चालीसा दल को पद ही इंड कर दिया, कोई चालीसा दल नहीं रहे। इसके बाद गुलाम शासक का सबसे कठोर शासक रहता है बलवंत। इसके बाद गुलाम शासक में उतने कोई बड़े राजा नहीं रह पाते, तो इन्हीं में से एक सेनापति रहता है जलाउद्दीन, वो निकल के आता और वो अपना खिलजी वंश स्टार्ट कर देता। तो चलिए नोट्स पे आते हैं, आज खिलजी वंश करेंगे। तो देखिए मुस्लिम अटैक के बाद जो अरब तुर्क वाला, तो उसका ट्रिक था हमारा गुलाब खिले तो सांस लो, खिले तो सांस लो। तो क से गुलाम वंश, ख से खिलजी वंश, खिलजी वंश के बारे में देखेंगे। इसके बाद गुलाब खिले, ल से तो फिर गुलाब खिले तो तथा से तुगलक वंश, और फिर सा से सास में सैयद वंश, और उसके बाद लास्ट में लोदी वंश। तो आज हम लोग ये सब वंश के बारे में पढ़ेंगे। चलिए खिलजी वंश के बारे में देखते हैं। खिलजी वंश का कब से कब तक चला, तो 1290 से 320 ईस्वी तक खिलजी वंश ने राज किया। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस वंश ने सबसे ज़्यादा शासन, मतलब किस वंश का सबसे ज़्यादा शासनकाल, राज्य करने का काल रहा था। तो उसका भी ट्रिक है, उसका ट्रिक है देखिए, तुगलक साखी। तुगलक साखी क्यों, देखिए तुगलक ने सबसे ज़्यादा, इसके बाद जो खिलजी के बाद आएगा ना तुगलक, वो सबसे ज़्यादा शासन करता है। तो तुगलक खास है, तो खासी से तुगलक ने सबसे ज़्यादा किया था, तो से तुगलक वंश, उसके बाद ग से गुलाम वंश, ल से लोदी वंश, और फिर स से सैयद वंश, और खी से खिलजी वंश, ये है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तुगलक वंश है, तुगलक खासी इसका ट्रिक है। चलिए सैयद वंश पे आते हैं, पहले खिलजी वंश पे आते हैं। खिलजी वंश 1290 से 320 ईस्वी तक। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने 1290 से 96 तक शासन किया, 6 साल। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे तथा इन्होंने जनता की इच्छा के अनुसार ही शासन किया, मतलब एक अच्छा शासक कहलाएगा। लेकिन ये एक मतलब उदारवादी शासक था। इन्होंने दक्षिण भारत विजय के लिए अपने भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। देखिए ऊपर दिल्ली में शासन कर रहे थे ना, तो दिल्ली से यहाँ शासन कर रहे थे, तो नीचे साउथ है, तो नीचे दक्षिण भारत है, तो यहाँ पे जीतने के लिए ना उनका एक भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, जो नेक्स्ट शासक बनेगा। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत जाके जीत लेता है। ठीक है, वहाँ के चीज़ों को लूट लेता है, मतलब वहाँ अपना अधीन कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इनके, देखिए मुस्लिम लोग में ना मतलब भतीजा था, तो इसीलिए इनकी बेटी जो थी ना जलालुद्दीन खिलजी की, उनकी बेटी से भी विवाह करता है। ठीक है, मुस्लिम में मतलब कि भतीजा से भी विवाह हो सकता है, सिर्फ एक माँ का बच्चा नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी रिश्तेदार से हो जाता है। तो यही भतीजा ना अलाउद्दीन खिलजी का विवाह अपनी बेटी से करवाते, तो नेक्स्ट शासक अलाउद्दीन खिलजी बन जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतकर वहाँ का अत्यधिक धन लूट लिया। जलालुद्दीन खिलजी ने जब इसे धन का हिसाब मांगा तो इसकी हत्या कर दी, मतलब उन्होंने बेटी से विवाह कर लिया, उसके बाद उनका जलालुद्दीन खिलजी को मार के अपने ही पूरा राजा बन गया। जलालुद्दीन खिलजी को मार के अलाउद्दीन खिलजी बना। देखिए अलाउद्दीन खिलजी को ही बोला जाएगा सिकंदर टू, मैंने पीछे बताया भी था सिकंदर टू क्यों, क्योंकि ये सिकंदर जैसा ही मतलब पूरे भारत में जीतता है और उसी तरह से काम करता है, जैसे कि ये पहले जैसे सिकंदर ने अपना अभियान किया था ना, उसी तरह से इसका भी अभियान चलता है। जैसे यहाँ पे इंडिया था तो सिकंदर इधर का था, तो सिकंदर तुर्की का था ना, तो तुर्की का था, तो वहाँ पे पहले तो उसने पहले जितना भी उस टाइम
देशों का नाम था उतना पूरा को सिकंदर जीत लिया था। तो देखिए यहाँ पे तुर्क के आसपास सारे इलाकों को उसने जीत लिया था। उसके बाद भारत के इधर अभियान किया, तो भारत में अभियान किया तो भारत को उतना अच्छा से मतलब जीत नहीं पाया, ऊपर जीत के फिर चला गया। ठीक है, तब तक मर गया, कम ही उम्र में मर गया था सिकंदर, 28 साल में ही। ठीक है, सिकंदर का कौन सा बुक था, घोड़ा का नाम बुके फुराल था। ठीक है, तो ये चीज़ जो जो मेन मेन चीज़ मतलब कि थोड़ा सा मैं ऊपर से बता दे रही हूँ। तो ऐसे इसके बारे में डिटेल चाहिए तो पीछे वाली वीडियो में, जो मौर्य वंश के पहले वाला वीडियो, उसमें देख लीजिएगा। तो इसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे मतलब कि नीचे दक्षिण भारत तो वो तो जीत के जाता है, जब वापस चल जाता है ना तो फिर दक्षिण भारत में उतना अच्छे से नहीं जीत पाता, और पूरा ऊपर भारत में वो राज्य करता है। ठीक है, और इसके पीछे भी देखे थे कि अलाउद्दीन खिलजी नहीं, जैसे कि कुतुब मीनार बना था, उसी के सामने उसने भी देखा देखी बनाया एक मीनार, तो वो मीनार उतना सब उससे भी ऊंचा बनाना चाह रहा था, लेकिन उतना ऊंचा बन नहीं पाया, तो उसको अलाई मीनार बोलते हैं या घटिया मीनार भी बोलते हैं, क्योंकि वो छोटा सा ही रह पाया। और जैसे इल्तुतमिश ने मस्जिद बनाया, तो इसने मस्जिद के आगे गेट बनवा दिया, उसको अलाई दरवाज़ा भी बोला जाता है। अलाई क्यों रखा, अपने नाम से ही, अ से अलाई, अल से अलाउद्दीन खिलजी। तो चलिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या लिखा उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, इसका बचपन का नाम अली गुसरफ था, अली गुसरफ इसका बचपन का नाम था अलाउद्दीन खिलजी का। फर्स्ट शासक कौन बोला, जलालुद्दीन खिलजी। अपने भतीजा को दक्षिण भारत जीतने भेजा था अलाउद्दीन खिलजी को, तो उसने जीता और उसकी बेटी से विवाह कर लिया, उसके बाद उन्हीं को मार के अपना शासन बन गया। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम गुसरफ था। इतना ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसने सिकंदर के भांति विश्व विजेता का अभियान चलाया आता है, इसने द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी भी बोला जाता है। ठीक है, इसने एक खलीफा के पद की मान्यता दिया। खलीफा जो था ना, खलीफा होते हैं ना मुस्लिम में एक बहुत बड़ा होते हैं खलीफा। ठीक है, तो उन लोगों को पद की मान्यता दिया। इसके पहले मतलब कि जो भी शासक थे ना, उन्होंने खलीफा के पद से नहीं लिया था। ठीक है, इसने नया धर्म बनाना चाहता था पर बट नहीं बना पाया। देखिए, इसने नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेम विद्वान मौलाना के कहने पर यह निर्णय बदल दिया। क्यों, क्योंकि देखिए जब धर्म से कोई लड़ाई करता है, धर्म की लड़ाई में, तो राजा उतना जीत नहीं पाता, उसका मतलब कि क्या बोलता है, इमेज डाउन होता है। इसीलिए जब उनको समझाए एक उलेम विद्वान ने, मौलाना ने, कि ऐसा करना तुम्हारे लिए बेकार हो जाएगा, तो इसीलिए उसने छोड़ दिया ये जिद कि नया धर्म चलाने का, जो चल रहा था वही चलाने दिया। ठीक है, इसने कुतुब मीनार के प्रतिनिधित्व मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाया, परंतु वो बहुत छोटा रख गया था। कुतुब मीनार किसने बनवाया, इल्तुतमिश से कंप्लीट करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना स्टार्ट किया था। तो उसके सामने एक अलाई मीनार बनाया, वो उससे मोटा बनाना चाहता था, बड़ा लंबा बनाना चाहता था, लेकिन उसके जो बनाने वाले थे ना मजदूर सब, तो उन्होंने क्या किया ना, नीचे ही पतला कर दिया मीनार को, ऊपर जाकर मोटा कर दिया, जिस कारण वो मीनार लंबा ज़्यादा नहीं जा पाया। इसीलिए इसको घटिया मीनार भी नाम दिया गया। कि इसने कुतुब इस्लाम मस्जिद में परमेश के रूप में अलाई मीनार नामक गेट भी बनवाया। देखिए, गेट भी बनवाया, जैसे कि मतलब वो देखा देखी बहुत करता था। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद बनवाया था, इसने भी सोचा कि मैं भी मस्जिद बनवाने के लिए, मस्जिद नहीं बनवाया, गेट बनवा दिया, इससे भी उसका नाम हो गया। फिर मीनार बनाना चाहता था, मीनार भी नहीं बना पाया उतना बढ़िया, लेकिन उसके जैसा बना लिया अलाई मीनार। इसने मूल्य तंत्र के लिए बाजार प्रणाली को लाया। ये क्वेश्चन देखिए पूछा था कि मूल्य तंत्र के लिए बाजार प्रणाली लाने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी पहला था, और सर्वाधिक विस्तार प्रणाली भी लागू की। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े की पहचान के लिए घोड़े दागने की परंपरा चालू किया। ये सब क्वेश्चन पूछा था, घोड़े दागना का स्टार्ट किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसके शासन बनने के बाद 4 घोषणाएं की गई। देखिए, 4 घोषणा की। स्थिर गुप्तचर की स्थापना, उसने शासक बना तो उसके बाद मतलब जैसे कि शासन चलाने के लिए नया नया नियम लागू होता है ना, इसी तरह से एक तरह से 4 तरह का नियम लगा दिया कि स्थिर गुप्तचर होना चाहिए, फिर दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि या सरकारी भूमि में परिवर्तन होगा, तथा नशा या शराब पर प्रतिबंध लगाया, और छोटे त्यौहार तथा अमीरों के मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया। छोटे छोटे त्योहारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। देखिए, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी ने भी छोटे त्यौहार पर प्रतिबंध लगाया। इससे पहले कौन राजा ने छोटे त्यौहार पर प्रतिबंध लगाया, तो इसके पहले अशोक ने लगवाया था।
छोटे त्यौहार जो थे ना, छोटे मोटे त्यौहार जो, तो उस पर भी प्रतिबंध लगाया था उन्होंने, है ना। तो इन्होंने भी प्रतिबंध लगाया, इसके बाद ये अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया, बैन किया। ठीक है, और इसने गुप्तचर व्यवस्था तो स्टार्ट की ही, मद्यपान ये सब इंड कर दिया। ठीक है, दान में दी गई को खालसा भूमि लाया, सेना के लिए वेतन चलाया, सेना को ना मतलब पहले नगद वेतन देने का, जमीन नहीं दे रहा, अब ये वेतन देना स्टार्ट कर दिया, यानी ईयरली वेतन देना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि वार्षिक रूप से वेतन मिलेगा, अभी मंथली नहीं, जैसे अभी मंथली सबको पेमेंट मिलता है ना, वैसे नहीं मिलेगा। जो सेना रहेंगे ना सैनिक, उनको ईयरली वेतन कौन देना स्टार्ट किया, तो अलाउद्दीन खिलजी। इसीलिए अलाउद्दीन इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा चीज़ काम किया, इसीलिए ज़्यादा नया नया चीज़ ज़्यादा लाया। तो देखिए अब क्या है, इसके 4 प्रमुख कर, मतलब कि टैक्स 4 तरह के थे। जजिया कर गैर मुसलमानी से लिया जाता था। जजिया कर, ये तो पता ही, जजिया कर किसने सबसे पहले स्टार्ट किया। देखिए मैं कल के वीडियो में बताई थी कि जजिया कर सबसे पहले जो अरब से आया था, मोहम्मद बिन कासिम, उसने लगाया था। ठीक है ना, मोहम्मद बिन कासिम में लगाया था फर्स्ट टाइम जजिया कर, 1712 में लगा था। उसके बाद जब बट ब्राह्मणों ये सब पे नहीं था, ब्राह्मणों पर किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक, इसके बाद वाला। लेकिन तो यही जो कर चल रहा था वो चलते आया, इसने भी लगा दिया, ये जो कर चलते आ रहा था जजिया, इसने भी लगा। इसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक, जब तुगलक वंश नेक्स्ट देखेंगे, उसने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया, ब्राह्मण पे जजिया कर नहीं होता था। फिर तुगलक के बाद फिर अकबर इंड करता है जजिया कर को, ये मैंने कल बताया था। फिर लास्ट में औरंगजेब स्टार्ट करता है, फिर लास्ट में मोहम्मद शाह इंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जो मुसलमान नहीं रहते थे, मतलब हिंदू सिख ये सब से लिया जाता था। फिर जगता कर मुसलमान से लिया जाता था, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा था कौन कर किससे लिया जाता था। जगता कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था। और खरता मुसलमान का भूमि कर था, मुसलमान लोग के पास जो भूमि था ना, उनके लिए खरता कर था। और खुम्मा, ये सैनिक से लूट लिए जाने वाला कर था, यानी सैनिक से लेने वाला भी कर था। मकान पर घरी नामक तथा चारगाह पर चरी नामक लिया जाता था। मकान पर जैसे अभी इनकम टैक्स लिया जाता है ना, उसी तरह से पहले भी घरी नामक टैक्स लिया जाता था। और जो चरवाहा का जो चरता था पशु सब, उससे भी टैक्स लिया जाता था, तो उसका नाम चरी नामक टैक्स था। मेन इसका याद रखिएगा, जजिया कर, जगता कर और जगता, खुरता, खुम्मा, ये सब टैक्स किसके टाइम था, तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में था। ठीक है, चलिए, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर अलाउद्दीन के विभाग, तो देखिए ऐसे इसके पहले जो राजा थे उसका विभाग वगैरह नहीं देखने को मिला, क्योंकि उसने कुछ नया काम नहीं किया। ये देखिए अलाउद्दीन खिलजी है ना, जो कुछ नया काम कर रहा है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी कुछ नया काम कर रहा। इसके पहले गुप्ता काल का थोड़ा सा शासन व्यवस्था हम लोग ने देखा था, मौर्य में भी देखा था, तो इसी तरह से इसमें भी जलालुद्दीन खिलजी भी इस तरह का टैक्स लाया। फिर इसके विभाग सब क्या थे, यानी कौन से डिपार्टमेंट सब, कौन कौन से अभी के टाइम में, मतलब जैसे डिपार्टमेंट होता है ना, अलग डिपार्टमेंट, टैक्स का अलग डिपार्टमेंट, सब चीज़ का अलग डिपार्टमेंट होता है, तो उसी तरह से पहले भी फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है, ये सब होता है ना, तो उसी तरह से उस टाइम भी चलता था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी स्टार्ट किया। दीवाने अर्जी सैन्य विभाग था, अभी जैसे सैन्य विभाग को क्या बोलते हैं, सुरक्षा बल बोलते हैं ना, उसी तरह से पहले सैन्य विभाग बोला जाता था। तो इसको दीवाने अर्जी नाम, दीवाने अर्जी। फिर दीवान ईसा, शाही आदेश को पालन करने वाला पत्राचार विभाग, यानी इधर से उधर मतलब कि न्यूज पहुंचाने वाला, भी न्यूज लोग जैसे होते हैं वैसे पत्राचार विभाग। दीवाने बजरत या बिसरा, बाजीर, पीएम अभी के जैसा, वजीर पीएम बोलते थे, उस टाइम के पीएम को वजीर बोला जाता था। यह प्रधानमंत्री का पद था, वजीर के नियंत्रण में था तथा सबसे महत्वपूर्ण पद था। सबसे मतलब कि राजा के बाद महत्वपूर्ण पद पीएम का था, जैसे अभी राष्ट्रपति के बाद पीएम का होता है। दीवाने सल्ता, यह विदेशी विभाग था तथा धार्मिक मामले में फॉरेन डिपार्टमेंट था ये, यानी विदेशी मामले उस टाइम क्या व्यापार वगैरह ज़्यादा, तो उसमें ध्यान देने के लिए। दीवाने रियासत, यह बाजार नियंत्रण रखता था। ये क्वेश्चन पूछा गया कि दीवानी रियायत यानी बाजार नियंत्रण प्रणाली को क्या बोला था, तो दीवानी रियायत। अलाउद्दीन किसने स्टार्ट किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान क्या क्या थे, तो अब उसने सैन्य अभियान क्या क्या किया। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत दोनों का अभियान किया, दोनों मतलब दोनों पे
हमला किया, दोनों जीतना चाहा। तो उत्तर भारत को तो जीत के तो रखा ही था। दक्षिण भारत में इसमें सबसे सर्वाधिक मंगोल आक्रमण थे तथा इस आक्रमण के कारण उत्तरी सीमा असुरक्षित हो गई। देखिए इसके ऊपर जो था ना मंगोल सब थे, जो हम लोग इसके पहले भी देखा था, चंगेज खान जो मंगोल वाला था, तो उसमें से एक भाग के आ गया था इल्तुतमिश के दरबार में, जियाउद्दीन मानबंगली, तो उसको नहीं ना दिए थे इल्तुतमिश ने जगह। इसी तरह से इसके भी लिए भी चंगेज खान वाला जो मंगोल आक्रमण भारी रहा, लेकिन फिर भी वो भारत में उसका वर्चस्व रहा। अलाउद्दीन खिलजी का असुरक्षित हो गया, मतलब सीमाएं असुरक्षित हो गई, कभी भी हमला कर सकता था। तथा अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार के लिए समुद्री मार्ग पर ध्यान दिया, यानी समुद्री मार्ग पर ध्यान दिया। तो इस उद्देश्य से 1297 में गुजरात के शासक कर्णदेव को पराजित किया। देखिए अब तटीय, जब बाहर से विदेश से हम लोग को मेन व्यापार करने के लिए जाने कहाँ सुविधा होता है, समुद्र द्वारा, नाव के द्वारा। तो इसीलिए इन सब राज्यों के तरफ ही पानी है, अरब सागर ये। तो यहाँ पे गुजरात के पास एक शासक थे कर्ण, उन यहाँ पे आके उनको पराजित कर दिया और यहाँ पे अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, इस आक्रमण का नेतृत्व नुसरत खां कर रहा था। देखिए इसका 4 सेनापति था, उसमें से एक नुसरत खान को भेजा था यहाँ के लिए। ठीक है, और इसी दौरान 100 दिनार में मलिक काफूर चंदरमन नामक हिजड़ा को खरीद लिया। इसका दूसरा सेनापति मलिक काफूर था, उसने हिजड़ा को खरीद लिया, चंदर नामक हिजड़ा को खरीद लिया। तथा यही कोहनीर हीरा ले आएगा वारंगल के राजा प्रताप रुद्रदेव से। देखिए मैंने ये चीज़ बताई थी मैं। इसके 4 सेनापति थे, इंपॉर्टेंट सेनापति के नाम पूछता है। पहला नुसरत खान, फिर दूसरा मलिक काफूर, जिसके बारे में देख रहे हैं, यही आगे जाके अपना नया वंश लाया। फिर तीसरा उल्लुक खां, इसका नाम उल्लुक खां, अभी बलवंत का नाम उगलुक खां था। और फिर चौथा जाफर खां। ठीक है, 4 मेन इसके सेनापति थे। तो इसमें से नुसरत खां को भेजा यहाँ गुजरात की तरफ, और गुजरात की तरफ हरा दिया कौन शासक को, कर्ण को। ठीक है, फिर इसके बाद 4, देखिए 4 सेनापति थे ना, 1 मिनट, 4 सेनापति थे ना, मैं फिर से बताती हूँ। 4 सेनापति था, तो उसमें से यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ओके। तो ठीक है, ये 4 सेनापति, तो उसमें से ऊपर चंगेज खान से उसको खतरा था, तो चंगेज खान से लड़ने के लिए उसने एक सेनापति को भेज दिया, जाफर खां को, सॉरी जाफर खां को भेज दिया। ठीक है, यहाँ गुजरात इधर इधर गुजरात तटीय राज्य नुसरत को भेजा, और प्लस उगलू खां को भेजा, और दक्षिण भारत मलिक काफूर को। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब मैंने ऊपर से बता दिया। अब क्या क्या लिखा हुआ है वो, क्योंकि ये लाइन वाइज लिखा हुआ, तो मलिक काफूर कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ, सुरक्षित था, समुद्री मार्ग पर ध्यान दिया, इसी कारण नेतृत्व के लिए नुसरत खां को भेजा। नुसरत खां के प्लस उसके बाद उगल खां को भी भेजेगा, नुसरत खां को भेजा। तथा इसी दौरान मलिक काफूर ने चंदर नामक हिजड़ा को खरीद लिया। मलिक काफूर को हाजिरी दिनारी भी कहते हैं, हाजिरी दिनारी इसका भी बोला जाता। गुजरात मार्ग में राजस्थान के शासक को बंध बना लिया। देखिए अब गुजरात में भेजा था शासन करने, सॉरी जीतने, तो यहाँ पे गुजरात के पास राजस्थान, गुजरात सबको जीतेगा। तो यहीं पे यहाँ पे चित्तौड़, रानी पद्मावती का आपने सुना होगा नाम, तो वहाँ पे भी रानी पद्मावती को देख के, तो वहाँ पे भी उसने आक्रमण किया, और वहाँ के मतलब स्त्रियों को पकड़ के लाना चाह रहा था अपने राज्य में। तो वहाँ की स्त्रियाँ महान थी, तो उन्होंने जौहर कर लिया था, यानी अग्नि में कुंड के अपना जान दे दिया था, और राजा को तो पहले ही हरा चुका था उसने। तो रानी पद्मावती ने क्या दे दिया था, जौहर करके अपनी जान दे दी थी। तो इसीलिए उनका मतलब उन पे एक फिल्म भी बना। तो यहाँ पे वो चित्तौड़ को जीता, इसीलिए जो रानी पद्मावती के नाम से फेमस है, और फिर गुजरात को जीता। तो ये दोनों जगह उसने जीत लिया, किसके सहयोग से, नुसरत खां और उगल खां के सहयोग से इधर। ठीक है, गुजरात मार्ग में राजस्थान के शासक को बंध बना लिया।
तथा 310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर भी जीता। 303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जीता। चित्तौड़ अभियान में अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती के लिए किया और यहाँ राजा रतन सिंह को पराजित करके चित्तौड़ की महिलाओं को जौहर कर लिया था। उससे बचने के लिए चित्तौड़ महिलाओं जौहर कर लिया था, क्योंकि राजा को जीतने के बाद ना स्त्रियों को लेके अपने राज लेके चला जाता था, इसीलिए इस चीज से बचने के लिए सारे स्त्रियों ने वहाँ पे जौहर कर लिए थे। राजपूत महिलाओं विदेशी आक्रमण से स्वयं को स्वाभिमान सुरक्षा के लिए जलती आग में कूद गई, जिसे जौहर कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत विजय की जिम्मेदारी मलिक काफूर को दिया। मैंने बोला मलिक काफूर को इधर उन लोग ऊपर में जाफर खां को और इधर उगुल खां और नुसरत को। अलाउद्दीन खिलजी ने विजय की जिम्मेदारी मलिक काफूर को नीचे वाला दिया। मलिक काफूर 307 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर देता है। नीचे जो देवगिरी है, महाराष्ट्र के नीचे यहाँ पे देवगिरी है, तो यहाँ पे रामचंद्र देव उस टाइम शासक थे, तो उनको हरा देता है और पराजित कर देता है। तो रामचंद्र देव की वीरता को देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें गुजरात के नौशेर का जागीरदार बना दिया, मतलब उनको जागीरदार बना दिया। और 310 में वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित कर देता है। 309 में वारंगल के राजा प्रताप रुद्रदेव को, वहाँ से फिर प्रताप रुद्रदेव ने अपने सोने की मूर्ति बनाई थी, उसने जंजीर पहनाकर अलाउद्दीन खिलजी को भेज दिया। साथ ही कोहनीर हुइरा को भी भेजा, इसके अधीनता स्वीकार कर ली। प्रताप रुद्रदेव थे नाम तो रुद्रदेव है पर लड़ा नहीं। वो वारंगल का शासक आंध्र प्रदेश के यहाँ पे है लगभग में। तो ये क्या करता है ना, अपना जो सोना का मूर्ति और जो भी कोहनीर हीरा वगैरह था ना, वो दे देता है अलाउद्दीन खिलजी को। देखिए ये जो वंश है, इसके बारे में मैंने पहले बताया, जो छोटे छोटे वंश में पढ़ा रही थी, तो उसमें कातियाक वंश आया था। काकियाक वंश, ये मैंने छोटा छोटा राजा बताया था। यहाँ पे तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बारे में बताया था ना मैंने कि काकियाक वंश जिसने कलंक लगा दिया, यही चीज़ आया ना यहाँ पे, जिसके राजा प्रताप रुद्रदेव, नाम तो प्रताप रुद्रदेव है, बट उसने अपने जितना भी बिना लड़े ही हार मान गया था। सोना का मूर्ति कोहनीर हुइरा मलिक काफूर को दे दिया। मलिक काफूर कौन है? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है, ठीक है। तो यही चीज़ पीछे काकियाक वंश में आया था, यहाँ पर भी आया। छोटे छोटे जो राजा हमने पढ़ाया था, यहाँ पे एक गौड़ राजा है, यहाँ पे मैत्री के, एक बार रिवीजन थोड़ा सा बताए, यहाँ पे मैंने मैत्री के राजा पढ़ाया था। फिर यहाँ पे बंगाल में गौड़ शासक शशांक वाला, फिर यहाँ पे चेंदी वंश जिसने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। फिर पूर्वी गंग वंश उड़ीसा वाला बताया था, कोणार्क मंदिर वगैरह बनवाया। फिर यहाँ पे तेलंगाना का जो कातियाक वंश ने कलंक स्थापित कर दिया, यही अलाउद्दीन खिलजी वाला, ठीक है। एक यादव वंश था जो महान था यहाँ पे। चलिए, तो वो चीज़ आ गया, कोरिलेट हो गया ना। प्रताप रुद्रदेव ने सोने की मूर्ति दे दी थी, तो जंजीर पहनाकर अलाउद्दीन खिलजी को भेज दिया, तो पढ़ लिए। 310 में मलिक काफूर ने होशियल वंश पर आक्रमण कर दिया, किंतु इसकी राजधानी द्वार समुद्र को नहीं जीत पाया। जिस तरह से सिकंदर को बोला गया, क्यों सिकंदर जैसे पूरे चीज़ को जीत लिया था पर भारत को नहीं जीत पाया था, उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी पूरा भारत को जीतता है, बट नीचे का जो होशियल वंश है ना, उसको नहीं जीत पाता। यही सिमिलरिटी मिल रहा है। 310 में मलिक काफूर ने होशियल वंश पर आक्रमण किया, किंतु द्वार समुद्र को नहीं जीत पाया। 311 में मलिक काफूर ने पांड्य वंश की राजधानी मदुरै जीत लिया, पांड्य वंश था। और अलाउद्दीन खिलजी जब नवाजुद्दीन औलिया जो थे ना, को भूमि के हिसाब मांगा तथा उन्हें कहा कि मेरे घर के 10 दरवाजे। देखिए नियाज़ुद्दीन औलिया कौन थे? नियाज़ुद्दीन औलिया इस्लाम थे ना, इस्लाम में होता है ना, तो उसमें सबसे बड़े धार्मिक गुरु उस टाइम के थे नियाज़ुद्दीन औलिया। तो उनके पास भी नहीं अलाउद्दीन खिलजी गया टैक्स लेने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी मेनली क्या काम कर, उसका नीति था पूरे भारत पे मतलब राज्य करना। तो उत्तर भारत को तो पूरा जीत ही लिया था, नीचे दक्षिण भारत को मतलब जीत रहा था, उसके बाद फिर टैक्स ले लेके छोड़ भी रहा था कुछ कुछ जगह पे। जहाँ पे मलिक काफूर ने एक जगह जीता इधर एक वंश को, तो उसको छोड़ दिया था टैक्स लेके।
ठीक है। तो उस इसीलिए फिर उसने धार्मिक गुरु को भी बोला, क्योंकि वो भी थोड़े थे, तो नियाज़ुद्दीन औलिया को भी बोला कि आप भी टैक्स का हिसाब दीजिए, आपके पास जितना ज़मीन है। तो उन्होंने बोला कि तुम मेरे घर में आओगे तो मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। मतलब उनका कहने का मतलब है कि तुम टैक्स लेने आओगे ना तो मैं तुमसे मिल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि 10 दरवाजे मैं किसी भी से निकल जाऊंगा। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को पहले ही मना किया था कि ज़्यादा धर्म में घुसोगे तो उतना विस्तार नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। एक धार्मिक धर्म, ये क्या बोलते, एक पीछे क्या नाम था, मैं नाम भूली हूँ। हाँ यहाँ देखिए, उलेम उलेम नाम था, सॉरी, एक मौलाना थे ना, मौलाना उलेम थे। उन्होंने मना किया था एक मौलाना ने कि ज़्यादा धार्मिक मामले में इंक्लूड नहीं होना था, इसीलिए उन्होंने नियाज़ुद्दीन औलिया से जब टैक्स मांगा तो उन्होंने देने से मना कर दिया। तो फिर ज़्यादा उसने जोर नहीं दिया, फिर छोड़ दिया उनको उन्होंने। तो इसके बाद जब आगे भी इसका फिर स्टोरी चलता है कि नियाज़ुद्दीन औलिया से एक और फिर आगे जाके तुगलक वंश वाला मांगता है टैक्स, देखिए उसमें बताएंगे। तो ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे जो है वो, तो उसने टैक्स मांगा तो नहीं दिया, नियाज़ुद्दीन औलिया से भी मांगा, तो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में 10 दरवाजे। अब यहाँ पे लिखा हुआ, इसके 4 प्रमुख सेनापति थे, जिसको मैंने बताया कि जाफर खां था, वो क्या मंगोल से आक्रमण लड़ने गया ऊपर उत्तर भारत के अभियान में, नुसरत खां को भेजा गुजरात के अभियान में, प्लस उगल खां को भी भेजा गुजरात राजस्थान के अभियान में, मलिक काफूर को दक्षिण भारत भेजा, जिससे उसने प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा लेके आया था मलिक काफूर। उसने अपने चारों ओर सेनापति के तुलनात्मक यह अपने चारों सेनापति के तुलना पैगंबर के खलीफा से करता था, मतलब चारों को बहुत श्रेष्ठ मानता था, पैगंबर के खलीफा से। मंगोल से लड़ते समय जाफर खां का मृत्यु हो जाता है, ऊपर जो मंगोल से गया था तो वो तो वहाँ पे मतलब उससे विरोध करते करते वो मर जाता है। तो 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की भी मृत्यु हो जाती है। अब 1316 में मर जाता है अलाउद्दीन खिलजी। आया था कब, खिलजी वंश स्टार्ट हुआ था 1290 में, और ये आया था क्या बोलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी आया था 10 वर्ष ही बाद आया था, 1296 में बना था, 1316 तक शासन किया, लगभग 20 वर्षों तक किया। ओके, ठीक है। तो अब इसके मृत्यु के बाद क्या होता है, 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल तथा सल्तनत के बीच सिंध नदी का सीमा बनाया गया। मंगोल ऊपर था यहाँ पे सिंध नदी, दोनों के बीच में यहाँ पे सीमा बना, एक बाउंड्री बना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के आदेश का अवहेलना किया था। खलीफा थे ना जिनका आदेश का अवहेलना किया था, इसीलिए इसके बारे में एक इतिहासकार बर्नी कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी शासन बना तो इस्लामिक कानूनी रियायत से खुद को मुक्त रखा, ज़्यादा उसमें नहीं एंट्री किया, और एक नए धर्म प्रारंभ करने का प्रयास किया पर नहीं कर पाया। अलाउद्दीन खिलजी तुर्की के कबीले का था, ये तो पता ही, तुर्की का था। इससे सैनिकों को वेशभूषा ड्रेस का भी निर्धारण किया। देखिए, तो इसने सैनिकों के लिए पहले क्या चलाया था, ईयरली वेतन चलाया था, मतलब कि वार्षिक वेतन चलाया था। अब क्या किया, एक ड्रेस भी स्टार्ट, मतलब एक ड्रेस व्यवस्था, कैंटीन व्यवस्था, ये सब सैनिकों के लिए इसने स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर एकता व्यवस्था को इंड किया था, उसी को इंड करके वेतन चलाया अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, घोड़ा को दागने के भी काम इसी ने स्टार्ट करवाया। इसके इम्पोर्टेंट यही सब काम है। ठीक है, और कृषि पर 50% टैक्स लिया, मतलब 50% जितना भी उगेगा उस पर टैक्स लेगा। 4 तरह का टैक्स भी चलाया, 4 तरह का टैक्स चलाया। पहला मुसलमानों के भूमि से भी टैक्स लिया तो उसको खर्रम बोला। फिर जजिया कर जो नॉन मुस्लिम पे लगता था, फिर जिक्ता कर मुसलमानों पे लगता था। फिर चरी टैक्स चरवाहों के लिए, खुमा टैक्स कृषि से। तो ये सब चीज़ याद रखना है। और कर चोरी कर रोकने के लिए, मतलब कि टैक्स चोरी करने के लिए इसने प्रांतों के बीच गवर्नर की भी शक्ति को समाप्त कर दिया गया, मतलब बीच वाला शक्ति सीधे राजा के पास ही आएगा। इसने दक्षिण भारत अभियान के लिए केवल धन लूटने के लिए, मतलब यही चीज़ मेन है, यही बोली ना मैंने, सिकंदर ने जैसे किया था ना,
जैसे सिकंदर ने पूरा अभियान किया, नीचे नहीं जीत पाया था, वो पूरा देश को जीता, बट भारत उतना नहीं जीत पाया। इसी तरह से ये अलादीन खिलजी भी नीचे वौशल वंश को नहीं जीत पाया, दक्षिण भारत को, नीचे वाला। उसी तरह से इसने भी क्या, इसीलिए सिकंदर शाह ने बोला था। एक चीज़ और सिमिलर है, जैसे कि हम लोगों ने गुप्ता वंश में देखा था कि ऊपर उत्तर भारत में उसने पूरा राज्य किया, नीचे दक्षिण भारत को ले, मतलब जैसे समुद्रगुप्त ने पूरे भारत को जीता था तो दक्षिण भारत में टैक्स लेके छोड़ दिया करता था। उसी तरह से खिलजी ने भी किया, नीचे लेके ना टैक्स लेके छोड़ दिया करता था, बाकी जिसका जो राज था उसको दे दिया था करता था। और ये सिर्फ मेनली नीचे वाला भारत ना धन लूटने के लिए, टैक्स लेने के लिए ही मतलब अभियान किया था। अपने आप की शक्ति बढ़ाने के लिए धन चाहिए ना, इसीलिए। तो इसका सिमिलैरिटी देखिए सिकंदर से मिलता है कि कैसे कैसे अभियान किया। और भारत में कैसे अभियान करना है, तो भारत में किसने पिछले कैसे किया, समुद्रगुप्त से मिल रहा है। ये चीज़ याद रखना, स से समुद्रगुप्त, स से सिकंदर, दो आदमी से इसका सिमिलैरिटी मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इसका जजिया, जगता, खुर्रम, ये सब टैक्स का नाम भी याद रखना है। फिर घोड़ा दागने की व्यवस्था चलाया, सैनिकों के लिए इसने कैंटीन व्यवस्था, ड्रेस, ईयरली वेतन, ये सब चलाया, एकता व्यवस्था को एंड किया, इतना इम्पोर्टेंट। फिर छोटे त्यौहार को भी ख़त्म किया, ये एक चीज़ था। फिर और क्या किया था, हाँ, नशा पे भी प्रतिबंध लगाया। चलिए, इससे इम्पोर्टेंट इतना ही इम्पोर्टेंट है। और इसने अलाई दरवाज़ा तो पहले बना ही, सबसे पहले तो वो तो देख ही लिया। तो अलाउद्दीन खिलजी एंड खिलजी वंश में दो वंश देख लिए हम लोगों ने इम्पोर्टेंट। सबसे पहला वंश में इसके स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, इन्हीं के दामाद ये था अलाउद्दीन खिलजी, भतीजा भी था, ये बना। अब इसके बाद बनेगा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये ना सबसे बेकार इस वंश का राजा रहता है, इसका सबसे बेकार राजा ये रहता है। 4 साल तक शासन करता है, बट सब चीज़ मतलब उलट पुलट कर देता। देखिए, इसने खलीफा के पद को मानता नहीं दी। जैसे इसके पहले अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के पद को मानता देते तो उसको इसने काट दिया। इसके दरबार में कभी कभी महिलाएं वस्त्र, ये मतलब खुद ही इसको पगला राजा बोला था। जैसे महिलाएं का वस्त्र पहन के आ जाता था, ऐसे ही नंगे भी कभी कोई आता था, लेकिन निर्वस्त्र आ जाता था। ये पगला राजा। खुसरो खां 320 में इसकी मृत्यु कर दी। खुसरो खां था, उसने मृत्यु करा दिया। देखिए मेनली इसमें क्या लिखा हुआ है बताती हूँ। ये जो अलाउद्दीन खिलजी का एक था ना मलिक काफूर, सॉरी सेनापति गाजी मलिक था। देखिए इसमें भी मलिक नाम से एक सेनापति, इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन। गाजी मलिक इसका सेनापति एक था। इसके पहले मलिक काफूर था अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, तो मलिक से नहीं होना है कन्फ्यूजन। तो देखिए मलिक काफूर, गाजी मलिक था ना, गाजी मलिक सेनापति था, तो वो तो डायरेक्ट नहीं ना मार सकता है अपने राजा को। तो ये एक आदमी को नियुक्त करता है जिसका नाम रहता है खुसरो खान। इससे राजा को कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को मरवा देता, क्योंकि उससे सब लोग परेशान हो गए थे। वो कुछ भी सही नहीं करता, सब उलट पुलट कर रहा था, नंगे आ जाता था, कभी लड़की का कपड़ा ड्रेस पहन के आता था, फिर शराब पीता था, खलीफा को पद को भी हटा दिया। मतलब ये सब जहाँ सेनापति को सहन नहीं है, तो उसने खुसरो खां से अपने राजा को मरवा दिया। फिर उसका गाजी मलिक ही वहाँ का राजा बन जाता है, और फिर अपना तुगलक वंश स्टार्ट कर देता है। फिर अपना नाम गाजी से गयासुद्दीन तुगलक नाम रखता है। ये चीज़ें यही लिखा हुआ। इसने खलीफा का पद को हटाया, वस्त्र कभी कभी पहन के आ जाता था, महिलाओं वाला निवस था। 320 में इसकी हत्या कर दी जाती है। खिलजी वंश के सेनापति गाजी मलिक, देखिए गाजी मलिक ने खुसरो खां की हत्या करा दी तथा खुद शासक बन गया। इस प्रकार खिलजी वंश का अंत हो गया। खिलजी वंश का कार्यकाल सबसे छोटा था, सबसे छोटा कार्यकाल खिलजी वंश का। खिलजी वंश के शासक निम्न कबीले से संबंध रखते थे। इसके बाद तुगलक वंश स्टार्ट होता है। वही गाजी मलिक जो गयासुद्दीन तुगलक रहता है वो स्टार्ट करता है तुगलक वंश। सबसे ज़्यादा शासन कौन करता है? तुगलक वंश। क्या नाम था? तुगलका खासी था ना ये ट्रिक। तुगलक वंश, फिर लोदी वंश। देखिए तुगलक वंश से तुगलक वंश, ग से गुलाम वंश, ल से लोदी वंश, ख पहले सैयद वंश और उसके बाद
खिलजी वंश सबसे कम, अभी जो खत्म हुआ सबसे कम शासक खिलजी वंश, उसके बाद वाला तुरंत वाला शासक सबसे ज़्यादा शासक तुगलक वंश, जिसकी स्थापना उसके ही सेनापति गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक स्टार्ट करता है। ये तो पहले भी देखा जा रहा है कि सेनापति स्टार्ट करता है अगला शासन को मोस्ट ऑफ। ठीक है, गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना कर दी तथा गयासुद्दीन तुगलक के नाम पे ही अपना राज्याभिषेक करवाया। इसने किसान की सहायता के लिए नगर निर्माण करा। आप देखिए बहुत बड़ा काम ये करेगा, नगर निर्माण करवाएगा। हालांकि नगरों का जाल फिरोज शाह तुगलक इसका नेक्स्ट शासक बनाएगा, लेकिन नगर निर्माण स्टार्ट करवाया गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने अपना पहला अभियान जौना खान के नेतृत्व में तेलंगाना में किया। जौना खान ने तेलंगाना जीत के उसका नाम सुल्तानपुर रख दिया था तथा इसका विजय के बाद जौना खान को मोहम्मद बिन तुगलक भी बोला गया। देखिए इसके बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक रहेगा, गयासुद्दीन तुगलक जो इसका जो पहले महान शासक उसका नाम पता पहले चल रहा है ना, ये पहले अभियान कर चुका है। यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने बिछाया। इसमें देखिए तीन राजा रहते हैं, गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक बनेगा, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बाद फिरोज शाह तुगलक। तो इसका नाम पहले देखने को मिल रहा है फिरोज शाह तुगलक। नहरों का जाल बिछाएगा। नहरों का जाल नहर निर्माण किसने स्टार्ट किया? गयासुद्दीन तुगलक ने। इसने अपना अभियान जौना खान, उसी का नाम था, आगे जो चल के बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। तथा इस जौना अभियान के बाद मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, क्योंकि वो अभियान नीचे वाला जीत जाता है। गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में बंगाल अभियान किया। खुद उसने बंगाल को जीता, किंतु बंगाल से धन की प्राप्ति उसे नहीं ज़्यादा हो पाई। इसमें नियाज़ुद्दीन औलिया, देखिए नियाज़ुद्दीन औलिया, इसके पीछे भी अलाउद्दीन खिलजी नियाज़ुद्दीन औलिया को संदेश भेजा था टैक्स के लिए। ये भी भिजवाया कि मैं दिल्ली पहुंच रहा हूँ, आप दान में दी गई भूमि का हिसाब दें। तो नियाज़ुद्दीन औलिया फिर इसमें बोलते हैं कि अभी दिल्ली दूर है, मतलब कि ये आता है यहाँ पे बंगाल अभियान करने। तो बंगाल अभियान से यहाँ पे उसको कुछ ज़्यादा मिलता है, तो पहले ही भिजवा देता है। यहाँ पे जो थे उसको तो दिल्ली है ना, क्योंकि दिल्ली से राज कर रहा। तो यहाँ पे जो उनके धार्मिक गुरु जो थे उसके खलीफा, तो वहाँ पे नियाज़ुद्दीन औलिया को भिजवा देता संदेश कि हम आ रहे हैं, आप टैक्स के लिए जो भी है तैयारी रखिए कि क्या क्या आपको मिला है दानमुस भूमि को। तो वो फिर यहाँ पे नियाज़ुद्दीन औलिया बोलते हैं कि अभी दिल्ली दूर है। ठीक है, तो इसमें नियाज़ुद्दीन औलिया को मतलब कि दिल्ली दूर है, तो इस जैसे ही नियाज़ुद्दीन औलिया बोलते हैं ना दिल्ली दूर, उसके बाद ये दिल्ली आ ही नहीं पाता है। यहाँ पे भी देखिए इनका बोलने का मतलब है कि दिल्ली दूर है तो तुम नहीं आ पाओगे। वहाँ पे भी बोले थे कि अभी मेरे घर में 10 दरवाजे, तो वो भी छोड़ दिया। तो यहाँ पे जैसे ही नियाज़ुद्दीन औलिया यहाँ पे बंगाल के पास आते, बिहार के पास, तो बहुत बाढ़ आ जाता है ना। तो वो फिरोज शाह तुगलक को बोलते हैं मतलब कि रहने के लिए कुछ बनवाने के, तो लकड़ी का एक बनवाता है पाया, तो वो क्या होता है ना, टूट जाता है, उसी में मर जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। लिखा ही वही है। गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में बंगाल अभियान किया, क्योंकि धन की प्राप्ति नियाज़ुद्दीन औलिया को भिजवाया कि दान की भूमि तैयार के। इसमें उत्तर भारत में नियाज़ुद्दीन औलिया को ने कहा कि हुजूर अभी दिल्ली दूर है। मोहम्मद बिन तुगलक ने यूपी के अफगानपुर में गयासुद्दीन तुगलक के विश्राम के लिए लकड़ी का महल बनवाया, किंतु लकड़ी का महल बनवाया मोहम्मद बिन तुगलक ने, किंतु यह महल गिरने से गयासुद्दीन तुगलक मर जाता है। ठीक है, अब मोहम्मद बिन तुगलक इसका नेक्स्ट शासक अब बन जाएगा, उसका झलक देखने को मिल रहा है। अब ये देखिए लकड़ी का जो बनवा सकता है महल, लकड़ी का महल रहेगा, मर गया तो समझिए ये भी पगला शासक रहेगा। अब यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक, अब ये भी पगला शासक रहेगा। ये इसका मूल नाम जौना खान था, जो नाम चेंज हो गया मोहम्मद बिन तुगलक नीचे जीतने के बाद। 23 भाषाओं का अच्छा जानकार था, ज्योतिष उसे सब जानता था, अच्छा विद्वान था, लेकिन पढ़ा लिखा सबसे ज़्यादा यही था, सारे शासकों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। तथा इसके सल्तनत काल का विकास बहुत तेज़ी से हुआ था, इससे साथ ही बिखराव भी तेज़ी से हुआ। इसके कारण देखिए इसका 5 बड़ी गलतियाँ, ज़्यादा पढ़ लिख लिया तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर लिया, कभी कुछ करता था कभी कुछ करता। इसने दोआब पर टैक्स बना दिया, वहाँ अकाल पड़ गया। इसने दोआब, जो दोआब किसको बोलते हैं, 2 नदियों के बीच के रास्ता जो होता है ना, उसको दोआब बोलते हैं। तो वहाँ पे टैक्स लगा दिया, तो वहाँ पे अकाल पड़ गया।
अकाल पड़ गया तो वहाँ का आदमी टैक्स कैसे देगा। तो किसानों ने इसी कारण विद्रोह कर दिया और कोहिम नामक विभाग बनाया था किसानों की मदद के लिए। ये सफल नहीं हुआ, विभाग तो बना दिया लेकिन और टैक्स लेने के लिए हो गया। इसने तांबे का सिक्का संस्कृत मुद्रा चलाया, तांबा का सिक्का बनाया। इस कारण तांबा तो उस टाइम बहुत प्रचलित था, तो कोई भी लोहार अपने से तांबा का सिक्का बना लेता था, इसलिए इसके कारण मुद्रा घट गया, मुद्रा का वैल्यू घट गया। इस बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होने लगा। इसने मंगोल आक्रमण के डर से तथा दक्षिण भारत में इस्लाम प्रसार के लिए राजधानी देवगिरी जो था दौलताबाद ऊपर में, वहाँ से छोड़ में स्थानांतरित किया। यहाँ जो देवगिरी है वहाँ पे मतलब दिल्ली से यहाँ देवगिरी स्थानांतरित किया। यहाँ पर आते आते लोगों का हालत पस्त हो गया जो राजधानी से शिफ्ट होते थे, क्योंकि पहाड़ यहाँ पे नदियाँ, आते आते शिफ्ट हो गया। फिर क्या बाद में बोलता है कि वापस चलो दिल्ली, तो इसमें आधा आदमी इसी में मर गया। इसने खुरन ईरान पर आक्रमण के लिए देखिए ईरान से जो आक्रमण उसने उसका पहले विद्रोही तो ईरान वाला था, तो उसको आक्रमण से बचने के लिए पहले ही सैनिक को मतलब तैनात कर लिया। और सैनिक को तैनात किया ना, सैनिक को पहले ही मतलब कि 3 लाख सैनिक को पहले ही पैसा दे दिया और तैयार कर लिया। लेकिन बाद में क्या करता है, इसे संधि कर लेता, तो 3 लाख सैनिक गुस्सा हो जाते हैं। इसी कारण फिर सैनिकों को भी ना सोचा कि सैनिक तो विद्रोह कर देंगे, तो उसको मरवा दिया अपने ही मतलब ऊपर वाले भेज के कश्मीर में। मतलब ज़्यादा पढ़ लिए तो उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, ये भी विद्रोह कर रहा। इसने खुरन ईरान पर आक्रमण के 3 लाख सैनिकों की फौजी बनाई, लेकिन आगामी वेतन पहले ये वेतन दे दिया, किंतु अंतिम समय में खुरन शासक के साथ संधि कर लेता है, तो ये भी उसका सफल नहीं होता अभियान। ठीक है, फिर इसने सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए, सैनिक लोग तो उतना दिन से बैठा के रखे होते तो विद्रोह तो करेगा, तो विद्रोह से बचने के लिए हिमालय भेज देता है, बोली ना जम्मू कश्मीर हिमालय भेज देता है चोटी में कारगिल अभियान के लिए, तो वहाँ अधिकांश सैनिक मर जाते हैं, तो उसका आधा सैनिक तो ऐसे तितर बितर हो गया। फिर 336 में हीरा एवं बुक्का ने दिल्ली सल्तनत से टूटकर विजयनगर की स्थापना कर ली। यही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो इसका सेनापति था ये था जो कभी कुछ करता था कभी कुछ किया। पहले तो उसने टैक्स आप पे टैक्स लगा दिया, तो वहाँ के किसानों ने पहले विद्रोह कर दिया। फिर संकेतित मुद्रा तांबा चला दिया, तो सब तांबा का दुरुपयोग करने। फिर सबसे बड़ा दिल्ली से देवगिरी जहाँ पहाड़ी इलाका में कर दिया ट्रांसफ़र, तो सब आते आते ही पास हो गया, फिर वापस चला गया, बोला कि नहीं फिर दिल्ली होगा, तो उसमें आधा लोग चले गए। फिर सैनिकों को पहले से तैनात करके रखा था, तो सैनिक भी इसका तितर बितर हो गया, लड़ाई के लिए भेजा नहीं, और फिर भेजा ऊपर मरने के लिए कश्मीर भेज दिया कारगिल युद्ध में। ठीक है, उसके बाद इसी में से एक हरियर बुक्का निकलता है जो अपना नीचे भी मतलब दक्षिण भारत को भी रखे हुए थे ना अधीन में, सिर्फ टैक्स लेकर छोड़, तो यहाँ पे दक्षिण भारत से वो आया हुआ था, तो यहाँ से अपना जो दिल्ली सल्तनत है, एक मिनट, दिल्ली तो यहाँ पे है और यहाँ दक्षिण भारत में यहाँ पे हरियर बुक्का ना अपना राज्य मतलब अपना एक दिल्ली सल्तनत से तोड़ लेता, अपना एक विजयनगर का स्थापना कर देता है, विजयनगर शहर का स्थापना कर देता है वंश का, दिल्ली अथी से टूट के, दिल्ली सल्तनत से टूट के। ओके, हरियर और बुक्का ने यहीं पे। तो इसके बाद हम लोग को देखिए, अब ये इस शासन के बाद अब एक और शासन पढ़ने को मिल रहा है, विजयनगर शासन। तो यहाँ पर जैसे गुलाम वंश खत्म होगा उसके बाद विजयनगर शासन हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ चला गया, देखिए 336 में हरियर बुक्का ने दिल्ली सल्तनत से टूट के विजयनगर की स्थापना कर ली। 47 में हसन गंगू ने दिल्ली सल्तनत से टूटकर बहमनी साम्राज्य का स्थापना कर लिया। सब इससे अब टूट रहा है क्योंकि उल्टा पुल्टा काम कर रहा। तथा 333 में मोरक्को का अफ्रीका आदि एवं तुता 1700 किलोमीटर की यात्रा के बाद दिल्ली पहुंचता है। मोहम्मद बिन तुगलक इसकी विद्वता से खुश होकर इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है, मोरक्को को। तथा इबन बतूता के कहने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने डाक विभाग भी प्रारंभ किया। डाक देखिए, इबन बतूता क्यों डाक विभाग आरंभ कराया हो, क्योंकि वो देखिए कितना दूर ईरान से आता है, तो ईरान से आने की तो उसको डाक व्यवस्था नहीं था, तो वो एक तरह से डाक व्यवस्था स्थापना करवा दिया ताकि वो अपना भी देश में मतलब भेज सके संदेश वगैरह। इबन बतूता के नेतृत्व में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक दूत मंडल चीन भेजा, चाइना ऊपर भेजा एक दूत मंडल। तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने ही होली का त्यौहार अपने दरबार में मनाया। तुगलक का कहना था, मेरे राज्य रून बीमार हो चुका है,
तथा मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार का कहना, जनता अपने राज्य से, राज्य की अपनी जनता से छुटकारा मिल गया। ज़्यादा पढ़ लिख लिया तो ज़्यादा उल्टा पुल्टा काम किया, इससे भी जनता को छुटकारा मिला, ये इतिहासकार ने भी कहा। इसके बाद नेक्स्ट शासन फिरोज शाह तुगलक आएंगे। ये इनका ये क्या रहता है ना, जौना खा के चचेरा भाई रहता है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का ही चचेरा भाई रहता। तो इसके मृत्यु के बाद इसका चचेरा भाई ही इसकी माता सोनार थी। अतः ये हिंदू, देखिए ये ना माता इसकी सोनार थी, तो इसका दोनों भाई ही थे ना, भतीजा एक दूसरे के थे, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो इसकी माता सोनार थी ना, इसी कारण इसका मतलब विद्रोह हो चुका था। तो अंत में हिंदू होने के कारण आरोप ना लगे, इसीलिए ब्राह्मणों पर इसने जजिया लगा दिया। जब ये राजा बनता, पहले तो राजा नहीं था, तो राजा बनने के बाद इस पर कोई आरोप नहीं लगाए, यही सोचा, तो इसीलिए इसने ब्राह्मण पे भी टैक्स लगा दिया, जजिया कर। मेनली एक तरह से हिंदू भी हुआ, इसका माता हिंदू हुई तो ये भी हिंदू हुआ ना, लेकिन ये विद्रोह से बचने के लिए मतलब पहले ही टैक्स लगा देता जजिया कर। तो ये पीछे हम लोगों ने देखा कि स्टार्ट किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर स्टार्ट किया, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने भी लगाया, फिर यहाँ पे ब्राह्मणों पर लगा दिया फिरोज शाह तुगलक ने। अब ये इसने अशोक के हरियाणा के टोपरा अभिलेख जो था, हरियाणा का टोपरा अभिलेख तथा यूपी के, हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं, जो हरियाणा का टोपरा और यूपी का अभिलेख फिरोज शाह तुगलक उठा के ले आता है दिल्ली। यूपी के मेरठ का अभिलेख दिल्ली उठा के ले आता है, पहले हम लोग देखा ही है अशोक का अभिलेख में कि मेरठ और टोपरा का अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आता है, और एक अकबर लेके आएगा कौशाम्बी के अभिलेख को इलाहाबाद लेके आता है। तथा इसके अगला निर्माण, इसका अलग से एक निर्माण विभाग इसने भी बनवाया था। 300 से अधिक नहरों का निर्माण बनाया था। यही बोला जाता है कि नहरों का जाल किसने बिछाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। और नहर निर्माण स्टार्ट किसने करवाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। जैसे जौनापुर, फिरोजाबाद, फैजाबाद, ये सब शहर जो निर्माण करवाया ना, ये फिरोज शाह तुगलक नहीं करवाया अपने। तथा 1200 से अधिक फलों के बगीचे लगवाए ताकि फलों की गुणवत्ता का सुधार हो। इसने नहरों का जाल बिछा दिया। जो किसान सरकारी नहर से खेती करता था उसे हक ए सर्व नाम कर देना पड़ता था, तथा जो उपजाऊ के 1/10 भाग कर देना पड़ता था। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सर्वाधिक दास भी थे, तथा इसने दासों की देखभाल के लिए अलग से विभाग, दीवाने एवं बागवान बनाए। मतलब देखिए अब अच्छा ये काम कर रहा। इसने बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया, गरीब असहाय अनाथ के लिए भी दीवाने खैरात बनाया। इसके पहले दीवाने खैरात टैक्स लेने के लिए बना दिया था मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने कोही नाम का बनाया था, तो कृषि से टैक्स ही लिया था। दीवाने कोही, देखिए ये सब याद रखना, उसका नाम कोही था, दीवाने ए कोही, और यहाँ पे दीवाने ए खैरात है जो मदद के लिए बन रहा है। इसने दारुल सफ़ा नामक एक अस्पताल बनाया, अस्पताल को दारुल सफ़ा नाम दिया, तथा ये सरकारी खर्चे पर हज यात्रा करवाई। लोग क्या होता है ना, हज यात्रा के लिए जाते हैं ना, तो अपने खर्चे पे ही जाते, लेकिन इसने सरकारी खर्चे पे भी हज यात्रा भेजा। विभिन्न धर्मों को आपसी समन्वय के लिए एक अनुवाद विभाग भी किया, मतलब एक ट्रांसलेट विभाग भी था कि भाषाओं को चेंज करने के लिए। तथा फिरोज शाह तुगलक को ही सल्तनत काल का अकबर बोलते हैं। देखिए फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर करते हैं, क्यों? अकबर जैसे बड़ा बड़ा काम करता है ना, उसी तरह से ये भी बहुत अच्छा काम, नगर निर्माण करवा रहा है, टैक्स करवा रहा है, मुस्लिम के लिए दारुल सफ़ा नाम का हॉस्पिटल खुलवा रहा है, फिर दीवाने खैरात विभाग बना रहा है, वो लोगों को मदद कर रहा है, ठीक है। तथा टैक्स उपजाऊ भूमि का 1/10% भाग ले रहा है इसने। और मतलब मंथली वेतन, ये क्या किया ना, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने मंथली ईयरली वेतन स्टार्ट किया, इसने मंथली वेतन स्टार्ट कर दिया देने के लिए सैनिक को, ठीक है। तथा इसीलिए फिरोज शाह का सल्तनत काल बोलते। इसके पहले अलाउद्दीन खिलजी को क्या बोले थे? पहले सिकंदर सानी, सिकंदर 2 के नाम से। यहाँ पे अकबर, फिरोज शाह को सल्तनत काल का अकबर बोलते, दिल्ली सल्तनत काल का।
और कश्मीर का अकबर किसको बोला जाता है? नमक कौन पढ़ती है? सॉरी फ्रेंड्स, कुछ शायद आवाज़ में गड़बड़ हो गया था। क्या मैं बता रही थी? शायद यहाँ से आवाज़ कश्मीर का अकबर किसे बोला जाता है? तो कश्मीर का अकबर जैन उल आबिदीन को बोला जाता है। इसके पहले मैंने पढ़ा था ना, उबुद्दीन को। चलिए यहाँ पे न फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत का अकबर बोला जाता है। इसके बाद इसका लास्ट रूलर नीरिसुद्दीन मोहम्मद बनता है। तुगलक जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता, मतलब कि उतना बड़ा काम नहीं रहता। नीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का बिखराव बहुत तेज़ी से हो जाता है। इस कारण ये साम्राज्य दिल्ली से पालन तक होता है। पंजाब के सूबेदार खिज खान ने खुद को स्वतंत्र कर लेता। अब यहाँ से देखिए सब बट रहा है। यहाँ पे विजयनगर स्थापना अलग हो गया, फिर बहमनी साम्राज्य अलग निकल गया, फिर यहाँ पे भी पंजाब अलग सूबेदार बना रहा। 1358 ईस्वी में मिसोल सेनापति तैमूर लंक इस पर आक्रमण कर देते थे। तैमूर के डर से दिल्ली छोड़ के भाग जाता है तथा तैमूर ने खिज्र खां को दिल्ली का सूबेदार बनाते। तैमूर जो है ना अपना खिज्र खां को दिल्ली का सूबेदार बनाता है, वही खिज्र खां अपना एक सैयद वंश को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग अब यहीं तक सेशन रहने देते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बस वो देख लेते हैं। हम लोगों ने पहले वाला जो रिवीजन देख लिया था, अब मुस्लिम आक्रमण कैसे हुए, उसके बाद गौरी वंश से स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ऐबक ने गुलाम वंश स्टार्ट करवाया था। गुलाम वंश तो मेनली दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली से राज करने वाले कितने थे? गुलाब खिले तो फूल ले, तो गुलाब खिले तो सांस ले। गुलाम वंश, खिलजी वंश देख लिए, फिर तुगलक वंश देख लिया। अब सैयद वंश और लोधी वंश, 2 वंश रह गया देखने के लिए, ये देख लेंगे। ठीक है, और तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक कैसा वीडियो लगा लिखिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।